वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महाविद्यालयों में क्रियान्वयन पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस वर्ष से लागू किया जा रहा है। यह वीडियो मुख्य रूप से हमने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ बात करने के लिए बनाया है, लेकिन आप अगर अन्य महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं तब भी आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास है और हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि यह आप इसमें देख रहे होंगे कि यह है छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट का जानकारी है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का वेबसाइट है highereducation.cg.gov.in। यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सबसे प्रमाणिक वेबसाइट है। और जब तक आप महाविद्यालयीन शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो हमारी आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप समय समय पर इस वेबसाइट को रेगुलर निश्चित रूप से विजिट कीजिए और इस पर आपको सभी माननीय शासन के द्वारा जो पत्र जारी किए जाते हैं वे सभी इस पर प्रमाणिक रूप में उपलब्ध होते हैं। और हम सभी टीचिंग स्टाफ भी इन्हीं पत्रों के मार्गदर्शन में काम करते हैं और उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट के अलावा सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी उच्च शिक्षा विभाग उपलब्ध है, तो आप उसको विजिट कीजिएगा। साथ ही आप जब उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाएंगे तो NEP का राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित एक अलग सामने ही टैब बना हुआ है, आप इसमें हाइलाइटर के रूप में देख रहे हैं, उसको आप उस पर आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित सभी पत्र मिल जाएंगे। तो आप उनको पढ़िएगा और उससे आपको मदद मिलेगा। अब हम आगे बात करेंगे कि माननीय उच्च शिक्षा विभाग ने वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि लागू की गई है महाविद्यालयों में, तो छात्र छात्राओं के लिए सहायता के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उचित क्रियान्वयन के लिए सभी महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन प्रकोष्ठ की स्थापना की है। और आपके कॉलेज में भी यह सेल होगा। इसमें 3 से लेकर 5 या उससे अधिक मेंबर्स आपके यहाँ हो सकते हैं, जो कि आपके कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो भी आपके महाविद्यालय में जानकारी रखने वाले सदस्य होंगे वो इस सेल के सदस्य होंगे। तो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से संबंधित महाविद्यालयों में यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप अपने ऑफिस से जानकारी ले सकते हैं कि आपके सेल में, आपके यहाँ के NEP सेल में कौन सर लोग हैं, तो आप उनसे जाके जानकारी ले सकते हैं। वे आपको इस विषय में प्रॉपर जानकारी देंगे। तो आप आपके ही कॉलेज में होगा सेल, तो आप उसमें कांटेक्ट कीजिएगा। इसके अलावा हमने एक लिंक दिया है और इस लिंक पे आप जाएंगे तो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज इसमें आपको हिंदी में मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंटरनेट पर अवेलेबल है और महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी दिया गया है, तो आप उसको भी एक बार पढ़िएगा। उससे आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो बृहद प्रतिमान है, जो बृहद उद्देश्य हैं, आप उनके संबंध में भी आप जानकारी रखेंगे। और नीचे हमारे कॉलेज का वेबसाइट दिया है, तो आप उस पर डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कुछ प्रमुख विशेषताओं की, जो भी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इस साल लागू किया गया है। तो इसमें जैसे कि आप जानते हैं पहले से ही हमारे डिग्री प्रोग्राम्स जो थे, सामान्य डिग्री प्रोग्राम जो BA, BSc, BCom होते हैं, वे 3 वर्ष के थे और इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज़ हैं वो सामान्यतः 4 वर्ष के थे। तो अभी वर्तमान में जो सेमेस्टर सिस्टम में इसको मुख्य रूप से इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें 6 से 8 सेमेस्टर तक का हमारा पाठ्यक्रम रहेगा ग्रेजुएशन का। और इसके अलावा इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स करिकुलम, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, क्रेडिट बेस्ड कोर्स करिकुलम और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये इसकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं उसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि आप अपने संकाय के अतिरिक्त जनरल इलेक्टिव के रूप में अन्य संकायों से संबंधित विषयों का भी अध्ययन का आपको अवसर मिलेगा और आप में अतिरिक्त न सिर्फ जानकारी का विकास होगा बल्कि आप सामाजिक विज्ञानों और जीवन जो शैक्षणिक विषय हैं उन सभी के बेहतर संबंध को समझ पाएंगे। और जो पूर्व के छात्र छात्राओं में केवल अपने संकाय तक सीमित रह जाने का कभी कभी कमी महसूस होता था, उससे आप इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अध्ययन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा।
मल्टीपल एंट्री और एग्जिट एक व्यवस्था है जो कि इसमें वर्तमान में व्यवस्था रखी गई है कि 7 वर्ष के भीतर आप अपने जो पाठ्यक्रम की अवधि है अगर उसमें किसी कारण से व्यवधान हो भी जाता है तब भी आप उसको थोड़े से अतिरिक्त प्रयास के द्वारा उसको एक सार्थक रूप में पूरा कर पाएंगे। पहले ऐसे होता था कि मान लीजिए आपने अगर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ दिया है तो वो आपका कॉलेज एजुकेशन अधूरा ही माना जाता था। इस दिशा में इसमें इस वर्ष में काम किया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि आपका 1 वर्ष का अगर पढ़ाई हुआ है तब भी आप कुछ अतिरिक्त प्रयास करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं, 2 वर्ष का भी है। और अभी वर्तमान में जो नियमावली है वो 7 वर्ष के अंत तक आपको टाइम दे रही है। और इसमें क्रेडिट बेस्ड कोर्स करिकुलम है और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसमें जो कोर्स करिकुलम है इसको क्रेडिट बेस किया गया है और आप इसमें चॉइस दिया गया है इसमें। तो ये दोनों चीज़ों को आप थोड़ा सा अगर अपने यहाँ सेल से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको इस विषय में ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। और इसका शब्दावली और डॉक्यूमेंट्स को आप एक बार पढ़िएगा और अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट होते हैं तो आप उनको क्वेरीज़ के रूप में रख सकते हैं और कॉलेज का मेल दिया रहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जानकारी दें। और ये टर्मिनोलॉजी की हम पहले बात करेंगे क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी वर्ष से लागू की जा रही है तो हम बहुत सी नई शब्दावली से हम लोग को डील करना पड़ेगा, प्रोफेसर्स को, टीचर्स को और साथ ही स्टूडेंट्स को भी। और हम जितने जल्दी अपने आप को इस शब्दावली से अभ्यस्त कर लेंगे हम शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में उतना ज़्यादा अपना प्रभावशाली भूमिका निर्वहन कर पाएंगे और लाभ ले पाएंगे। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी है ये आप डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको मिल जाएगा। हम इसको एक बार दोहरा देते हैं। FYUP है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जो हमारा ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो 3 और 4 वर्ष का हो गया है तो वो 4 वर्ष के लिए इसको मेंशन किया गया है। सेमेस्टर हमारा 6 माह की अवधि के लिए है और 15 सप्ताह या 90 दिन का हमारा टोटल ड्यूरेशन है। इसमें CCFUP है कोर्स करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो इसके अंतर्गत कोर्स करिकुलम डिज़ाइन किया गया है। प्रोग्राम हम अपने उसको जो 3 वर्ष का हमारा डिग्री प्रोग्राम है हम उसी को कह रहे हैं जिसको हम डिग्री बोलते थे या पहले कौन सा अब फैकल्टी है तो हम उसी को इसमें प्रोग्राम के रूप में डिफ़ाइन कर रहे हैं। कोर्स जो है वो हमारे सब्जेक्ट के पेपर्स हैं। कोर्स करिकुलम सिलेबस है हमारा कि हमको क्या पढ़ना है। और क्रेडिट जो है इसमें हमारे लर्निंग ड्यूरेशन को, शैक्षणिक जो अवधि है हमारा उसको मेजरमेंट करने के लिए अवधि इसको परिभाषित किया गया है। और 1 क्रेडिट जो है हमारे 15 घंटे के अध्ययन कार्य को शामिल करता है। ESE एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो हमारा अंतिम परीक्षा होगा सेमेस्टर के अंत में उसके लिए ESE टर्म्स इसका वर्ड का हम यूज़ कर रहे हैं। लेटर ग्रेड, ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट जो है, लेटर जो है हमारा मार्कशीट जब आप उसको देखेंगे तो उसमें लेटर जो है हमारी ऑब्टेन्ड मार्क्स की रेंज को जो है ना वो उसको दिखाएगा। इसके अतिरिक्त जो ग्रेड पॉइंट है जो हमारे ग्रेड को दिखाएगा, जो पॉइंट हमारे रहेंगे नंबर वो ग्रेड को दिखाएंगे। और क्रेडिट पॉइंट जो है ग्रेड पॉइंट मल्टीप्लाई क्रेडिट अर्न करके हम इसके द्वारा उसको काउंट करेंगे। और SGPA और CGPA है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज और क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। जो उसकी CGPA है वो टोटल अपना सब पूरा आपका जो टोटल पढ़ाई होगा उसका कितना हमारा ग्रेड पॉइंट हो रहा है उसको दिखाएगा। और SGPA जो है उस सेमेस्टर का दिखाएगा। इसके अलावा इसमें जो एक और महत्वपूर्ण शब्दावली है जो हमारे लिए या आपके लिए आसान रहेगा, जिसको ज़रूरी भी है आप उसको समझ लें कि इसमें एक तो DSC है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। डिसिप्लिन स्पेसिफिक यह है जो हमारे संकाय से संबंधित है। जैसे हम कला से संबंधित हैं या विज्ञान से संबंधित, हमारे महाविद्यालय में कला, विज्ञान और कॉमर्स संचालित हैं। अन्य बड़े महाविद्यालयों में ज़्यादा संकाय संचालित हो सकते हैं। तो इसमें डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो संकाय से संबंधित विशिष्ट कोर्स हैं वो DSC के अंतर्गत आएंगे। जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री BSc बायो के लिए हो सकते हैं, या हमारे यहाँ पे राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी साहित्य। तो इनमें से 3 जो BA के स्टूडेंट्स लेंगे वह उनके DSC के सब्जेक्ट्स हैं। इसमें DSC है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। DSC जो है वह 3rd सेमेस्टर से लिए जाना है और इसके अंतर्गत छात्र छात्राओं को विकल्प रहेगा कि वे अपने जो भी सब्जेक्ट्स का अध्ययन कर रहे हैं उन्हीं से संबंधित जो है उन्हीं सब्जेक्ट से संबंधित विषय का एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनाव कर सकते हैं। तो वो आपके विषय से ही संबंधित होंगे, 3rd सेमेस्टर से उनको विकल्प दिया जाएगा।
और जीई है जनरल इलेक्टिव। ये जो बहुसंकाय वाली बात अभी हमने हल्का सा आपसे किया था, जनरल इलेक्टिव जो है यह उस बहुसंकायी व्यवस्था के अंतर्गत आपको विकल्प उपलब्ध कराते हैं, और इसके अंतर्गत आप जिस संकाय के विषयों का अध्ययन कर रहे हैं उससे अलग आपको जनरल इलेक्टिव के रूप में एक विषय का चयन करना है फर्स्ट सेमेस्टर में। इसी तरह से आप सेकंड सेमेस्टर में भी एक जीई का चयन करेंगे, और थर्ड सेमेस्टर से जो है आपको विकल्प रहेगा कि या तो आप जीई के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं या आप डीएससी की तरफ जा सकते हैं। तो पहले दो सेमेस्टर जो है उसमें आपको जीई पढ़ना ही है। और इसी के अंतर्गत शुरू में कुछ छात्र छात्राओं को ऐसे लग सकता है, विशेष रूप से कला संकाय के बारे में उनको ऐसे माना जा रहा है कि वो शुरू में कम श्रम करते हैं, तो शायद वो विज्ञान या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को ना लें। लेकिन अगर छात्र छात्राएं उसको पॉजिटिव वे में देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक बार थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप हमेशा के लिए उस हीन भावना से मुक्त हो जाएंगे कि जीवन का या शिक्षा का कोई क्षेत्र ऐसा है जिससे आप अपने आप को अछूता रखते हैं। और इस जीई के अंतर्गत सिलेबस जो है बेसिक रूप से ऐसा रखा गया है आपकी क्षमताओं को देखते हुए कि आर्ट के स्टूडेंट को साइंस या कॉमर्स में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को अपने संकाय से अलग जो जीई लेंगे उसमें बहुत कठिनाई नहीं होगी। तो इसको लेके आपको एक सकारात्मक सोच के साथ इन विषयों का चयन करना है। आपके जितने बड़े महाविद्यालय होंगे वहाँ पे विकल्प आपको ज़्यादा संख्या में उपलब्ध होंगे, तो आप उसके लिए एनईपी सेल से अपना कंसल्ट कीजिएगा, और उन्होंने जानकारी दिया ही होगा आपको पहले से। इसी के अंतर्गत एक एईसी है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, क्षमता संवर्धन कोर्स। इसके अंतर्गत मूल रूप से हम लोगों को पहले की पढ़ाई में जो हम फाउंडेशन कोर्स पढ़ते थे, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन, इसका अध्ययन करना है। और इसके लिए माननीय शासन ने निर्धारित किया है कि बीए छात्र जो हैं वो हिंदी को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, बीएससी के इंग्लिश पढ़ेंगे, बीकॉम पर्यावरण पढ़ेंगे। हो सकता है हम थोड़ा गलती कर रहे हों, लेकिन इसके अंतर्गत आपको फिक्स किया गया है कि एक सेमेस्टर में आप एक में आप हिंदी पढ़ लेंगे, एक में इंग्लिश पढ़ेंगे और एक में पर्यावरण पढ़ेंगे, और चौथे सेमेस्टर में आप इंग्लिश कम्युनिकेशन का पढ़ाई करेंगे। तो एबिलिटी एनहेंसमेंट जो है मूल रूप से फाउंडेशन कोर्स के लिए ही नई शब्दावली है, लेकिन क्षमता संवर्धन जो इसका नाम है, इसके अंतर्गत आपसे अपेक्षा किया जाएगा कि आप उस भाषा पे अधिकार विकसित करें और पूर्व की तुलना में आप अपने आप को ज़्यादा विषय से संबंधित करें और विषय के ज्ञान को ठीक ढंग से प्राप्त करें। एसईसी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यह है आपको आगे के सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर से आपको विकल्प के रूप में जी के वीएसी की तर्ज पर आपको मिलेगा। तो स्किल एनहेंसमेंट के अंतर्गत आपकी कुशलता संवर्धन महाविद्यालय में जो विकल्प उपलब्ध होंगे उनके आधार पर कुछ इस तरह के कोर्स रहेंगे जो आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपकी कुशलता क्षमता में भी वृद्धि करें। तो ये आपके स्किल एनहेंसमेंट कोर्स रहेंगे। और लास्ट में वीएसी आप देख रहे होंगे, वैल्यू एडिशन कोर्स। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ उसकी गुणवत्ता संवर्धन के लिए चलाए जाने वाले 2 क्रेडिट के यह कोर्स हैं। तो ये वैल्यू एडिशन कोर्स, इसकी भी आपके महाविद्यालय में एक सूची उपलब्ध होगी, आप एनईपी सेल से जानकारी ले सकते हैं। तो ये सभी हम लोग को पढ़ना है। और इसमें आप सेमेस्टर के अंतर्गत आप इसको देख पा रहे होंगे कि हमारा फर्स्ट से पहले ईयर के रूप में हम लोग पढ़ते थे, अभी हमको सेमेस्टर के रूप में जैसे देखना है। तो एक सेमेस्टर को आप देख रहे होंगे, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, और आप बाजू में क्रेडिट 2020 देख रहे होंगे, और उसके बाजू में टोटल क्रेडिट है, और फिर आप बाजू में हाईलाइट के रूप में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा देख रहे हैं। तो आपका एक सेमेस्टर जो है वो 20-20 क्रेडिट का अपना इसको लेके चल रहा है। तो टोटल आपका जो एक 2 सेमेस्टर का है 40 क्रेडिट आपका बनता है। अगर आपको सर्टिफिकेट किसी भी कारण से मान लीजिए आपका पढ़ाई छूट जाता है, और लेकिन आप चाहते हैं कि वो जितना आपने पढ़ाई किया है वो सार्थक हो जाए, तो 40 क्रेडिट तो आपके पढ़ाई के कारण आपके पास उपलब्ध हैं। 4 अतिरिक्त क्रेडिट आप हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो 44 क्रेडिट होने पर आपको उसका पढ़ाई का आपका सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। उसी तरह से आप 2 साल बाद इनकेस कोई परिस्थिति के कारण अगर पढ़ाई छूटता है तो 80 क्रेडिट तो आपके पास रहेगा। आपको 4 क्रेडिट के लिए और थोड़ा सा एक आध कोर्स करना पड़ सकता है, पढ़ाई करना पड़ेगा, तो आपको 4 क्रेडिट मिलने से आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। और अगर आप पूरा पढ़ाई कंप्लीट करते हैं 3 साल बाद आपको डिग्री मिल जाएगा, और 4 साल बाद ऑनर्स का। और उसमें ऑनर्स इसमें जो हमने जानकारी दी है वो 6 सेमेस्टर तक का ही जानकारी को इंक्लूड किया है। 7वें और 8वें सेमेस्टर के लिए थोड़ा सा शब्दावली ज़्यादा है, तो उसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे उसको, तो उसमें हम लोग उस पर बात कर लेंगे। तो ये ऑनर्स वाला रहेगा। इसमें
तो इसमें इसके अंतर्गत उसमें क्राइटेरिया में तो दिया गया है 160 क्रेडिट और उससे ज़्यादा की स्थिति में एक ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च इस तरह की 2 शब्दावली वाला डिग्री आपको उसमें दिया जाएगा। अब हम इसमें एक बेसिक जो सिंपल सा बातचीत आपसे करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप इसमें देख रहे होंगे फर्स्ट और सेकंड का 2 का हमने एक चार्ट बनाया है। एक कॉलम सेमेस्टर का है, एक डीएससी लिखा हुआ है, डीएससी के नीचे 4 क्रेडिट है। उसके बाद आप एक कॉलम देखेंगे तीसरे नंबर का डीएससी और जीई लिखा है 4 क्रेडिट, एईसी लिखा है 2 क्रेडिट, उसके बाद एसईसी वीएसी 2 क्रेडिट और टोटल क्रेडिट जो एक 20 क्रेडिट का हमने बात किया था एक सेमेस्टर आपका ये 20 क्रेडिट का है। तो 20 क्रेडिट को इसमें डिफाइन किया गया, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो 3 तो आपको डीएससी के सब्जेक्ट पढ़ना है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो आपके कोर्स हैं 3 तो वो आपको पढ़ना है 4-4 क्रेडिट के, तो 12 तो ये हो गए। एक आप जनरल इलेक्टिव लेंगे 4 क्रेडिट का, तो ये 16 क्रेडिट हो गए। आप एईसी पढ़ेंगे 2 क्रेडिट तो 18 हो गया, और आप वीएसी पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में तो 2 क्रेडिट तो 20 क्रेडिट हो गया। और जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो वीएसी के स्थान पे आप देख रहे होंगे कि एसईसी का आप पढ़ाई करेंगे, जो भी आपका पूल आपके यहाँ उपलब्ध होगा उसमें से 2 क्रेडिट का वो बदल जाएगा। एईसी आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ने वाले हैं, सेकंड में भी पढ़ने वाले हैं। और आप इसमें जीई जो है आपका, अभी आप एक जीई सेलेक्ट करेंगे अपने यहाँ से जो भी आपके यहाँ विकल्प उपलब्ध हैं, और सेकंड सेमेस्टर में आप फिर से 2 आपके यहाँ महाविद्यालय में उपलब्ध रहेगा, उसमें से आपका जीई को आप बदल लेंगे, कोई दूसरा जीई को आप ले लेंगे सेकंड सेमेस्टर में। तो इस तरह से आपको ये लेना रहेगा। तो डीएससी के रूप में आपने ऑलरेडी जब फॉर्म भरे हैं ना, तो आपने उसमें आप कला संकाय के हैं या विज्ञान के हैं या अन्य किसी संकाय के हैं, तो आपने वो सब्जेक्ट्स अपने भर दिए हैं। और जी को आपने लिया होगा अपने सलाह से, या तो भर दिया होगा, या अभी आप जो भी प्रक्रिया आपके महाविद्यालय में चल रहा होगा तो आप उसको देख सकते हैं। तो जी उसके अंतर्गत आप चयन करेंगे और वीएसी चयन करेंगे। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में बात करेंगे। थर्ड में मुख्य रूप से जो अंतर आने वाला है कि आपके पास विकल्प होगा, हमने हाईलाइट किया है, बाकी व्यवस्थाएं पहले जैसे ही रहेंगी। उसमें केवल ये बदल जाएगा कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का ऑप्शन आपको थर्ड सेमेस्टर से मिल जाएगा। जो भी आप 3 विषय पढ़ रहे हैं उन्हीं में से किसी का आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक विषय पढ़ सकते हैं। संकाय से संबंधित उस विषय से संबंधित आप विषय को पढ़ सकते हैं, या महाविद्यालय में जो आपके जनरल इलेक्टिव उपलब्ध हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। शेष व्यवस्थाएं पहले जैसी रहेंगी। आप उसमें भी बीएससी पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ में आप एसईसी पढ़ेंगे, और अन्य को आप ना इस चार्ट से आप देख लेंगे। डीएससी आप पढ़ ही रहे हैं, 20-20 क्रेडिट का है ये सारा। और फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी एसईसी आप देख रहे होंगे, एईसी की जगह पे एसईसी आ गया है, और उसके अलावा वीएसी है इधर पे। और सिक्स सेमेस्टर में आप इंटर्नशिप को आप देख रहे होंगे। तो इसको आप जब डॉक्यूमेंट के रूप में इसका प्रिंट आउट अगर देख लेंगे, या माननीय शासन का जो डॉक्यूमेंट्स है वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो आप उससे आपको इस चार्ट का आइडिया हो जाएगा। इतना आपको देखने में हो सकता है उतना सुविधाजनक ना लगे, लेकिन जब आप एक बार प्रिंट आउट के रूप में देखेंगे तो आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, और आप इसको ना सिर्फ समझ पाएंगे बल्कि आप दूसरों को भी ना बता पाएंगे। कई बार शुरू में कुछ लोगों को होता है जानकारी ना होने से, तो आप उसको देख पाएंगे। अब हम इस पर बात करते हैं कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो होना है, मूल्यांकन होना है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया किस तरह का रहना है। तो इसमें आप उसको देख रहे होंगे, हमने 1 2 3 6 कॉलम आप देख रहे होंगे। एक तो कोर्स हैं आपके, तो कोर्स में आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो आप डीएससी और जीई पढ़ रहे हैं 4-4 क्रेडिट का, और वीएसी, एईसी और एसईसी 2-2 क्रेडिट का। ठीक, इसके बाद आप उसमें ड्यूरेशन को देख रहे होंगे। क्रेडिट और टीचिंग ड्यूरेशन का हमने उसमें बनाया है। एक क्रेडिट जो है 15 घंटे या 15 क्लास का, उसको शेड्यूल को लेके चल रहा है, और 4 क्रेडिट का कोर्स है। तो टोटल आपका 4 घंटे प्रति सप्ताह अगर हम उस क्लास को मानते हैं, तो 60 घंटे का आपका टोटल क्लास है। लैब सब्जेक्ट, लेबोरेटरी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें इन्होंने थोड़ा सा इसमें अंतर है कि वो थ्योरी के लिए 3 क्रेडिट है और प्रैक्टिकल के लिए 1 क्रेडिट है। तो इसमें 3 घंटे प्रति सप्ताह के हिसाब से 15 घंटे थ्योरी के लिए रखे गए हैं, और 2 घंटे प्रति सप्ताह के हिसाब से 30 घंटे प्रैक्टिकल के लिए रखे गए हैं। और वैल्यू एडिशन कोर्स 2 क्रेडिट का है, तो 2 घंटे प्रति सप्ताह आपको टोटल 30 घंटे का वैल्यू एडिशन कोर्स और एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। और इसी तरह से एसईसी जो है वो उसमें 1 क्रेडिट थ्योरी और 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल रखा गया है। तो आपका 15 घंटे थ्योरी हो जाएगा, 30 घंटे प्रैक्टिकल हो जाएगा। और इसमें आप ना सब्जेक्ट के हिसाब से हो सकता है कुछ अंतर हो, लेकिन ये हमारा ना सब्जेक्ट का क्राइटेरिया मुख्य रूप से यही है। और मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स की बात करें, अधिकतम और न्यूनतम मूल्य का, तो अंकों की बात करें हम,
तो डीएससी और जीई के लिए अधिकतम मार्क्स जो है 100 है और मिनिमम मार्क्स जो है हमको 40 लाना है। और वीएसी और एईसी और एसईसी के लिए मैक्सिमम 50 अंक का है और मिनिमम जो है 20 मार्क्स का है। इसके अंतर्गत आपको जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो विशेष है उपलब्धि, इसमें हम इसमें कहें कि अच्छी बात है, आंतरिक परीक्षा मूल्यांकन के प्रति छात्र छात्राओं को गंभीरता बनाने के लिए आंतरिक परीक्षा मूल्यांकन के साथ अंकों की व्यवस्था की गई है। पहले भी महाविद्यालयों में आंतरिक परीक्षाएं थीं, लेकिन क्योंकि उनके अंक वार्षिक परीक्षा में नहीं जुड़ते थे, इसके कारण से उन परीक्षाओं के प्रति छात्र छात्राओं की गंभीरता नहीं रहती थी। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि नंबर फाइनल मार्कशीट में नहीं आते थे तो छात्र छात्राएँ गंभीर नहीं थे। लेकिन अभी आपका जो टोटल मार्क्स है उसमें से 30 अंक 30% जो है वह है आपका CIA कंटिन्यूअस इंटरनल जो एवेल्यूएशन असेसमेंट है उसके अंतर्गत इसको लिया जाएगा। तो इसमें आपका डीएससी और जीई के लिए 30 अंक आपके यहाँ निर्धारित हैं आपके लिए, और बीएससी एईसी और एसईसी के लिए 15 अंक निर्धारित हैं। और एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात करेंगे तो 70% मार्क इसके लिए हैं, और इसमें डीएससी और जी 100 जो 100 नंबर का है टोटल, उसमें 70 अंक इसके लिए हैं, और बीएससी एईसी और एसईसी के लिए 35 अंक इसके लिए हैं। और जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपका 40% मार्क्स लाना है, जिसमें CIA और ESE को आपको ना जोड़ना है। तो इसमें आप टोटल 20 अंक आपको VAC AEC और SEC में चाहिए है, और उसमें 40 अंक चाहिए है। तो इसमें आपका महाविद्यालय में उपस्थिति और महाविद्यालय के आंतरिक परीक्षा मूल्यांकन में आपकी उपस्थिति आपके परिणाम को प्रभावित करेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने महाविद्यालय की कक्षाओं में नियमित रूप से शामिल होना है आपको, और जो भी वहाँ जानकारी दिया जाता है, जिस भी तरीके से आपके यहाँ परीक्षा संचालित होती है, उसमें आप अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित कीजिएगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत आएगा और कठिनाई होगा, और बाद में महाविद्यालयों को भी उसमें छात्र छात्राओं को बार बार बुलाना पड़ सकता है। तो आप इसमें अध्ययन की गंभीरता को लीजिएगा। असेसमेंट और इवैल्यूएशन की ही हम लोग बात करें तो इसी के अगले चार्ट में हम देखेंगे, इसमें कोर्स इवैल्यूएशन मार्क्स और डिटेल्स के 4 कॉलम आप लोग देख रहे होंगे। तो इसमें हम डीएससी और जीई की बात करें तो इसमें CIA का हम इसको अगर बात करते हैं तो ये जो है 30 अंक का है, और इसमें जो हम लोग को गाइडलाइंस मिला है उसके अंतर्गत जो हम लोग को व्यवस्था करना है कि 2 आपके टेस्ट या क्विज आपको लिए जाना है 20-20 अंक के, और एक असाइनमेंट सेमिनार अटेंडेंस को देखते हुए आपका एक असाइनमेंट या सेमिनार रखना है 10 अंक का 30 अंक में। और जो 2 बार आपके टेस्ट होंगे 20-20 नंबर के आपके जो टेस्ट लिए जा रहे हैं, क्विज लिया जा रहा है या कोई अन्य जो आपका महाविद्यालय उचित समझे, उसमें से उन 2 टेस्ट में आप जिसमें भी ज़्यादा स्कोर करेंगे उस ज़्यादा स्कोर को ही आपके लिए काउंट किया जाएगा। ऐसा स्पोर्ट्स में होता है कुछ जगहों पे, हमें पूरी जानकारी नहीं है, जिसमें आप 3 बार आपको ट्राई करता है गोला फेंकने का या भाला फेंकने का, तो आपका जो भी हाईएस्ट स्कोर रहता है उसको काउंट कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ आपके लिए है कि इनकेस आप किसी कारण से पहले टेस्ट में अगर अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आपको बिना निराश हुए ज़्यादा मेहनत करना है, दूसरे टेस्ट में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे तो वही आपके लिए काउंट होगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे लिए जो जोड़ी गई है। तो इसको आपको देखना है कि जो भी आपके टेस्ट निकलेंगे तो आप दोनों टेस्ट में शामिल होने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हो सकता है कभी कभी आपका पहला ही टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। और तो ये हमारा CIA जो आंतरिक परीक्षा मूल्यांकन रहेगा उसके अंतर्गत ये 30 अंक वाली परीक्षा की व्यवस्था है, और 70 अंक के लिए जो आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और डिस्क्रिप्टिव आंसर ये तीनों को जोड़ा गया है। इसके पहले तक जो था पिछले वर्ष तक जो विश्वविद्यालयीन परीक्षा थी मुख्य रूप से वो डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए होती थी और उनके अपने लाभ हानि हैं, और इसमें ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर और डिस्क्रिप्टिव इसको जोड़ा गया है। और छात्र छात्राओं के लिए एक प्रकार से हम इसको मानते हैं कि इससे आप ना अपने नंबर बढ़ाने के लिए अगर ठीक से अध्ययन करते हैं तो आप अपने ज़्यादा बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं एक नंबर के 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, तो 10 अंक इसका हो गया, और 4 अंक के आपको 5-60 क्वेश्चन मिलेंगे तो वो आपका 20 अंक हो गए। और डिस्क्रिप्टिव आंसर मिलेंगे आपको 10 अंक के, तो 40 अंक वो हो गए। और आपको 4 यूनिट का आपको सिलेबस है, तो उस 4 यूनिट में प्रत्येक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, उन 2 क्वेश्चन में से एक आपको डिस्क्रिप्टिव में करना रहेगा। तो ये आपका 70 अंक का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके नीचे आप VAC AEC और SEC के लिए आप देखेंगे तो CIA 15 नंबर का जो रहेगा
तो उसमें 10 अंक के आपके 2 टेस्ट या 2 क्विज रहेंगे और एक 5 अंक का से असाइनमेंट या सेमिनार या जो भी आप महाविद्यालय में आप और छात्र छात्राओं के हित को देख के महाविद्यालय डिसाइड करे वो आपका रहेगा। और आपका इसमें भी उसी तरह से होगा कि 2 टेस्ट में आप ना जिसमें भी आप ज़्यादा ले लेंगे या कोई टेस्ट और क्विज में से तो वो आपका स्कोर रहेगा, और असाइनमेंट मार्क्स तो वो आपका 15 नंबर का होना है, इसमें से आपको स्कोर करना है। और 35 नंबर का आपको एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, तो इसमें आपको एक एक नंबर के 5 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और 2-2 नंबर के 5 जो है आपको शॉर्ट आंसर मिलेंगे, तो वो 10 अंक के हो गए। और 5-5 नंबर के आपको 4 डिस्क्रिप्टिव आंसर मिलेंगे, वो आपका 20 अंक के हो गए। वो भी उसी तरह से रहेंगे, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, आप उनको में से कोई एक को हल कीजिएगा। तो इस तरह से आपको ना इसमें ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर और डिस्क्रिप्टिव आंसर ये जो व्यवस्था है आपको परीक्षा में ज़्यादा अच्छा स्कोर करने का अवसर देगी। तो आप इसको समझेंगे, आप जितना ठीक से पढ़ाई करेंगे इसमें आपके लिए ज़्यादा बेहतर आप स्कोर आप इसमें ला सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इस परीक्षा पैटर्न को समझें और इसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को ध्यान दें, तो इससे आपको ना ज़्यादा बेहतर स्कोर के लाभ मिलेगा। और अब हम लास्ट में जो हमारा एक महत्वपूर्ण चीज़ है आप उसको जानेंगे कि सेमेस्टर वाइज प्रमोशन का जो हमारा व्यवस्था रहेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ऑड और इवन सेमेस्टर है, पहला तीसरा पांचवा आपका ऑड सेमेस्टर है और 2 4 6 8 ये हमारे सम या इवन सेमेस्टर हम इनको कहेंगे। तो आपका फर्स्ट से सेकंड, थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ से सिक्स्थ ये आपके ना डायरेक्ट प्रमोशन हो जाएगा। अर्थात आप फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा में कैसा भी प्रदर्शन करते हैं आपको अगले सेमेस्टर के लिए कोई विशेष कठिनाई नहीं होगा, लेकिन सेकंड से थर्ड और फोर्थ से फिफ्थ उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। आप प्रयास कीजिएगा कि आपको किसी भी सेमेस्टर में अच्छे अंकों के साथ ही आप आगे जाएं, उस तरह से आप अपने आप पे अतिरिक्त दबाव से अपने आप को बचाएंगे, है ना। तो आपसे कई अक्सर ऐसे हो जाता है कि बाद में कवर करना पड़ते हैं पेपर, तो परिस्थिति बदल जाती है, तो आप इसका प्रयास कीजिएगा कि आप कंटिन्यू करें ठीक से। तो इसमें सेकंड से थर्ड में जाने के लिए जो रखा गया है कि आपका मिनिमम 50% क्रेडिट होना चाहिए फर्स्ट और सेमेस्टर में, फर्स्ट और सेकंड में मिनिमम 50% क्रेडिट होना चाहिए। और फोर्थ से फिफ्थ में जाने के लिए आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का क्रेडिट होना चाहिए 50% मिनिमम, और आपने फर्स्ट और सेकंड को क्लियर किया हो पूरा, तब आप उसको ना फोर्थ सेमेस्टर में आप फोर्थ से फिफ्थ में इसमें जा पाएंगे। तो ये हमारा ना इसका सेमेस्टर का है पूरा व्यवस्था। और हम चाहेंगे कि आप इसको, अगर आप इसको डॉक्यूमेंट्स को चाहेंगे पीपीटी को या पीडीएफ को, तो इसको हमारे कॉलेज की वेबसाइट पर हम लोग 1-2 दिन में अवेलेबल कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप हायर एजुकेशन की वेबसाइट को निश्चित रूप से विजिट कीजिएगा, उसमें आपको जानकारी मिलेगा। और इसको भी आप पीपीटी को पीडीएफ को आप अपने ना उसमें ले सकते हैं। तो इस स्लाइड से आपको अगर मदद मिलता है तो ये हमारे महाविद्यालय के छात्रों के साथ साथ आप लोगों का भी बहुत सहायता होगा। और आपका जो भी क्वेरीज है, प्रश्न है, आप उसमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं अगर आपका होगा, या फिर आप कॉलेज के उसमें मेल पर भी आप भेज सकते हैं। तो आपको इस वीडियो से लाभ होगा, आपने इसको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।